अध्याय 591। जैसा कि मेरी बेटी से अपेक्षा थी। खट खट खट, प्रवेश करना, आदेश सुना गया। नौकर अंदर गया। वहां उसने दो आकर्षक रूप वाली सुंदर महिलाओं को बैठा देखा, जो छोटी लग रही थी। अपना उसने सिर बड़ी महिला की गोद में रखा था। एक सामान्य व्यक्ति यही सोचेगा कि ये दोनों महिलाएं बहनें हैं, लेकिन नौकरों को पता था कि ये दोनों माँ बेटी हैं। नौकर ने अपनी बेटी के बारे में पहले भी सुना था। उसे पता चला था कि उसकी महिला के अनुसार यह महिला स्काईफॉल किंगडम में होने वाली थी, लेकिन किसी अजीब कारण से वह स्कैडी किंगडम से वापस आ गई और इससे किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। नौकर को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि इस लड़की से उसे किसी भी तरह की खेती पसंद नहीं आ रही थी। फॉल स्काई किंगडम में जाने से पहले भी ऐसा ही था। हालांकि नौकर को पता था कि यह उसे पसंद नहीं था। पहले उसके पास कोई खेती नहीं थी, हालांकि अब खेती को कोई समझ नहीं आया, क्योंकि यह था कि वह बहुत मजबूत थी। एक किंग स्टेज कल्टीवेटर। वह खेती की और कुछ ही वर्षों में एक साधारण नश्वर से किंग स्टेज कल्टीवेटर बन गया। एक राक्षसी प्रतिभा नहीं, राक्षसी शब्द भी इसे आसामी के लिए नहीं कहा गया था। ये बिल्कुल अप्रभावी था, ये वास्तविक था। जब इस लड़की को आशापित बच्ची कहा गया तो कहा गया कि खेती नहीं की जा सकती थी। प्रतिवेदन। जब नौकर दोनों महिलाओं को देख रहा था, रियोना कोल्ड स्वर में बोली। नौकर को अचानक पता चला कि वह अपने विचारों में खो गया था और अपनी याददाश्त से बाहर आ गया था। मैं क्षमा चाहता हूँ, लेडी रियोना। उन्होंने छूट माफ कर दी। प्रतिवेदन। रियोना ने खुद को शेयर किया। नौकर डर के मारे कांप उठाओ। उसने रियोना को खुद को डबलने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने एक ही दिन में दो गलतियां की। उसे पहले से ही खाना आया था, हालांकि एक और गलती न करने के डर से, जो शायद उसकी आखिरी गलती थी। नौकर को तुरंत याद आ गया और उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। सर डेल्डन ने मुझे यह आपको ऑर्डर दिया था। नौकर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, कहा, जिसमें एक लिफाफा था। डेल्डन नाम की लड़की को देखकर, जो अपनी माँ की गोद में आराम कर रही थी, खड़ी खड़ी हुई और पत्र पकड़ लिया। तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं है, उसने आदेश दिया। नौकर ने रियोना की ओर देखा। उसकी अनुमति नहीं थी, लेकिन किसी कारण से रियोना की अभिव्यक्ति और भी अनैतिक हो गया। उसने हथियार जाने का आदेश दिया। उसने बोला। नौकर का शव फिर फफड़ाया। वह हाँ, जैसी आपकी आज्ञा एल लेडी अमाया। नौकर तेजी से चला गया। उसे पदावनत करें। नौकर के जाने के बाद अमाया ने लिफाफा मंगाई, कहा, तुम्हें मुझे यह वर्णन की गिरावट नहीं है। रियोना ने सिर हिलाया और अमाया की ओर चल दी। अमाया ने पत्र खोला। ये हर्म्स लिजेंडर को एमलेट स्कैडी द्वारा भेजा गया पत्र था। जैसा कि अमाया ने भविष्यवाणी की थी, ये दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे थे। यही कारण था कि वह यहाँ सबसे पहले रुकी थी, भले ही नेक्साइड पर सहमति बनी थी। बेशक एमलेट्स की सेवा करने वाले नौकरों ने पहले कुछ प्रतिरोध प्रदर्शित किए और रियोना और एडवुल्फ को देखने के बाद भी सहायता करने से इनकार कर दिया। हालांकि एमलेट्स के कटे सिर को देखने के बाद उनका प्रतिरोध तुरंत कम हो गया और उन्होंने स्लेव सील को स्वीकार कर लिया गया। एडवुल्फ, रियोना, अमाया और एमलेट्स के नौकर, उन सभी ने ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और 2 दिन तक इंतजार करने के बाद आखिरकार उन्हें ये पत्र मिल गया। ये पढ़ें, रियोना बोली। अमाया ने सिर हिलाया। ये पत्र सामान्य रूप से भिन्न था। ये किसी भी तरह से संबोधित नहीं था या किसी के द्वारा भी भेजा नहीं गया था। ये पत्र किसी भी तरह से अलग नहीं था। ऐसी संभावना कोई सबूत के तौर पर सामने आई थी। वैसे भी अमाया ने सिर्फ कंधे उचकाए और इन सभी दस्तावेजों को मंजूरी दे दी। इस तरह के तरीके बहुत आम थे, और विश्वसनीयता से कहा तो ये सिर्फ एक भूमिका थी। इन दिग्गजों का स्थान प्रतिक्षेप करने वाले 2 सम्राटों को किसी का डर नहीं था, उन्हें कोई परवाह नहीं थी। यही कारण है कि उन्होंने किसी भी कोड का उपयोग नहीं किया। वे बहुत फ्लाइन थे। चरण एक विफल रहा। उन स्काईफॉल बास्टर्ड्स ने हस्तक्षेप किया, जिससे मेरे 4 किंग स्टेज कल्वेस्टर और लगभग 18,000 सैनिक मारे गए। खैर, 18,000 युद्ध में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन किंग स्टेज समस्या है। यदि ऐसा ही हो रहा है तो अल्सीमस कार्रवाई नहीं होगी। मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। मुझे आपका कुछ किंग स्टेज कल्टीवेटर भेजा गया है। 7, मैं कुछ की व्यवस्था करूंगा और 7 किंग स्टेज कल्टीवेटर भी प्राप्त करूंगा। एक 14V10 संभावित होगा। मुझे लगता है कि स्काईफॉल किंगडम के एक ही क्षण में कमी आएगी जब उन्हें खतरा महसूस होगा। हालांकि एक और घटना है जिसके बारे में मैं चिंतित हूं। वुड्स ने रॉकेट क्षेत्र में एक खोज दल भेजा। मैं अपना पहला ही विकल्प चुका हूं। हालांकि यह कोई अच्छी खबर नहीं है। मुझे लगता है कि अल्सीमस को पहले से ही हमारे काम पर संदेह है। हम उसे और अधिक समय नहीं दे सकते, इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपना उत्तर और सुदृढ़ीकरण भेज दें। किसी स्काईफॉल किंगडम ने पहले हस्तक्षेप किया था, अब आपके लिए ऐसा करना आवश्यक नहीं है। हमें चरण 2 यथाशीघ्र शुरू करने की आवश्यकता है। हम अब इसमें और देरी नहीं कर सकते। मुझसे जल्द ही आपके उत्तर की उम्मीद है। अमाया ने पूरा पत्र पढ़ा। ये चरण 2, वह किस बारे में बात कर रहा है? रियोना ने अपनी उंगली सिकोड़ ली और सवाल किया। यह उस युद्ध से संबंधित हो सकता है जहां सम्राट भाग ले रहे हैं।
वह चाहता है कि अल्सीमस कार्रवाई करे। मुझे लगता है कि हमें संदेह है कि वह सच है। अल्सीमस से लेकर अब तक वह संधि का उपयोग कर रहे हैं और मुझे लगता है कि वे उसके बाद एस्टारिया पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। निस्संदेह हम अभी भी मूल्यांकन नहीं कर सकते। अगर वह छोटी सी सहायता करता है तो बहुत अच्छा होता है। अमाया को याद आया कि एमलेट्स की कंजूस थी, वह खर्राटे लेती थी। रियोना ने भी कहा भारी। वैसे भी हमें जल्द ही नक्स को इसकी सूचना देनी होगी। हमें स्काईफॉल किंगडम का दौरा क्या करना चाहिए? जहां तक मुझे पता है उसे कल उठना चाहिए, रियोना बोली। ये सुनते ही अमाया ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। तुम उनसे मिलने के लिए उत्सुक लग रहे हो? ओह चलो, रियोना पोस्ट रो। उसने टिप्पणी की थी कि यह पागल लड़की क्या सोच रही है। वह एक पुराना मामला है, रियोना ने मन ही मन सोचा। जो कुछ भी, अमाया ने खर्राटा लिया। तो क्या हम जा रहे हैं? हमें करना ही होगा। अमाया ने चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए सिर हिलाया। अल्सीमस के बारे में क्या? रियोना ने सवाल किया। ठीक है, उसे जल्द ही अपना कदम उठाना चाहिए। अमाया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उस मुस्कान को देखकर रियोना के चेहरे पर गर्व की झलक दिखाई दी। उसकी बेटी दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्राणियों के साथ शतरंज का खेल खेल रही थी जो उसके मोहरों के रूप में काम कर रहे थे। हे, जैसी कि मेरी बेटी से अपेक्षा थी। अध्याय 592। अगली बार जब हम झगड़ा करेंगे तो मैं तुम्हें हरा दूंगा। लेन ने बर्नहेन ने दार्शनिक को बताया। क्या हुआ? थायरा ने सवाल किया। वह चला गया। लेन नेक्स की ओर से की गई बात थायरा ने बर्नहे सिकोड़ ली। वह नक्स की नज़रों से ओझल हो गया। बाकी लोग भी सुंदर चले। पिछली बार की तुलना में जब नक्स एस्टोमेटो हो गया था, सभी महिलाएं बहुत शांत थीं। हालांकि अमाया को ठीक कर दिया गया था, वे सभी अभी भी कमरे में मौजूद थे। नक्स की पलकें फिर हिलें। महिलाओं ने जन में सिकोड़ लीं और जल्द ही नक्स ने अपना नामांकन दाखिल किया। आप जाग रहे हैं, लेन ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। नक्स भी मुस्कुराया। क्या हुआ? अभी तो 2 दिन ही हुए हैं, तुम 1 दिन पहले ही उठे हो, एम्बर ने सवाल किया। नक्स ने भी पैदा किया सिकोड़ लीन, और इस बार पूरे दिन के लिए एस्टारिया को जगने की जरूरत थी। थायरा ने दी मंजूरी। मेरी अपनी रक्षा स्थिति में वृद्धि की क्या संभावना है? नक्स ने सुझाव दिया। ऐसा ही हो सकता है, फेलबटा ने सिर हिलाया। ब्लिंक फॉल्ट विवरण में केवल उपयोग के बाद होने वाली प्रतिक्रिया के बारे में बात की गई है। इस बारे में कुछ नहीं बताया कि यह कैसे काम करता है या ऐसा कुछ भी। इसलिए बढ़िया हुई रक्षा स्थिति में कुछ बदलाव हो सकते हैं। क्या होगा अगर आप इसे और भी बढ़ाएंगे? आप ऐसी स्थिति में पहुंच सकते हैं जहां आप बिल्कुल भी सहमत नहीं होंगे, थायरा ने सुझाव दिया। नक्स के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान उभरती है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। आपके पास मौजूद सभी रिक्त अंक आपके पहले ही खर्च कर दिए गए हैं। थायरा को पता चला। नक्स ने सिर हिलाया में सहमति व्यक्त की। वैसे भी अमाया कुछ ही घंटों में यहाँ पहुंचेगा। हमें हर्म्स का पत्र भी मिला जो उसने एमलेट्स को भेजे जाने के बाद दल को मारने की खोज की थी। इसका सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, एम्बर बोला। क्या हमारे पत्र में कुछ उपयोगी मिला? नक्स ने प्रश्न पूछे। एम्बर ने अपना सिर हिलाया। हमने ऐसा नहीं किया, केवल हमारे अधिकांश अनुमानों की पुष्टि की, हमें कोई नई जानकारी नहीं मिली। फेलबटा ने टिप्पणी की। कुछ उपयोगी होने के बजाय हमें केवल एक नई सीमा मिली। नक्स ने बर्नहे चैड ली। फेलबटा ने बताया। पत्रिका में जल्द से जल्द उत्तर मांगा गया था। पहले कोई समस्या नहीं थी। हालांकि हमें पता चला कि हम उत्तर नहीं लिख सकते क्योंकि हमारी लिटरेट एमलेट से यह अलग है। बस किसी को लेखन की नकल करने के लिए बुलाओ। हमारे पास एमलेट्स के लेखन वाला कोई दस्तावेज नहीं है। सम्राट बनने के बाद उसने सभी को नष्ट कर दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। नक्स चुप हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यह कोई समस्या नहीं है। अल्सीमस तैयार है। इवन भी बातचीत में शामिल हुए। क्या वह अब है? नक्स मुस्कुराया। हाँ, हमें जल्द ही एक घोषणा करनी चाहिए। अचानक एस्टारिया कमरे में चली गई और बोली, ओह, आप यहाँ हैं। उसे देखकर नक्स के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आपने अच्छा किया, एस्टारिया की प्रशंसा की। मैंने सुना है पूरे दिन आप अचेतन रह रहे हैं। नक्स ने खरीदा। मैं था, एस्टारिया ने मना नहीं किया। ऐसा लगता है जैसे सशस्त्र प्रशिक्षण देना पर्याप्त था। नक्स ने उत्तर दिया, मैंने अभी भी हथियारों को नहीं हराया है। आपने पहले ही बहुत अच्छा किया। आपने मुझे अपना तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया। ठीक है, मुझे अपना भी इस्तेमाल करना था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एस्टारिया ने कुछ नहीं कहा लेकिन अपनी इनिशियल सिकोड़ ली। नक्स को इस तरह का किरदार करते हुए देखें, इससे उसे गुस्सा आ गया। और इस बार ये हमेशा की तरह मजाक में नहीं था, वह वास्तव में नष्ट हो गया था। या यूं कहें, वह निराश था। वह सिर्फ अपने एक छोटे से लड़के के साथ हॉडीज को तोड़ने की स्थिति में था क्योंकि उसने अपनी आहा का उपयोग करके थोड़ा सा परीक्षण किया था और अब वह यहाँ थी, अपने पैर की अंगुली के साथ लड़ रही थी और लड़ाई को खत्म कर रही थी। लड़ाई से मुक्ति के बाद वह बेहोश भी हो गई।
यह अंतिम था। वह कमजोर महसूस कर रही थी, एक ऐसा एहसास जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। बेशक उसे खुशी थी कि उसका छात्र मजबूत हो रहा था, लेकिन दूसरी ओर उसे गुस्सा भी आ रहा था। यह विभिन्न भावनाओं का एक अजीब मिश्रण था, और उसका झूला हाथ तब और बढ़ गया जब उसने नक्स को इस बारे में बात करते हुए देखा कि कैसे उसे बिल्कुल अपनी तरह अपने तुरुप के पत्ते का उपयोग करना था। वे दोनों एक जैसे नहीं थे। वह एक किंग स्टेज कल्टीवेस्टर थे, वह एक सम्राट था, वे अलग थे। एस्टारिया ने नक्स को देखने के लिए जारी किया और वह आदमी की आंखों में झलक रहा था, मुस्कुराता हुआ वैसा ही जैसा वह आमतौर पर करता है। हालांकि एस्टारिया को कुछ अलग एहसास हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे नक्स को पहले से ही पता था कि वह क्या सोच रही है, लेकिन फिर भी उसे देखकर मुस्कुराती रही थी। ऐसा ही कुछ था मानो वह अपने विचार के तरीके का मजाक उड़ा रहा हो। तुम्हारा सम्राट होना कोई मतलब नहीं, फिर भी मैं बदनाम था। एस्टारिया को ऐसा लगा जैसे वह यही कहना चाह रही थी, और धीरे धीरे वह इसके बारे में और भी अधिक निराश हो गया था, लेकिन साथ ही उसे कुछ एहसास भी हुआ। नक्स सही था, खेती का चरण कोई मतलब नहीं। नक्स ने अपने साथी तक का मुकाबला किया। वह अब उतनी ही मजबूत थी। वह सिर्फ एक किंग स्टेज कल्टीवेस्टर नहीं थे, वह उनके प्रतिद्वंदी थे। एक आदमी अपने ठीक बगल में खड़ा है, एक आदमी जो किसी भी चिंता के खिलाफ नहीं है, और एक आदमी है जो अगर सावधान नहीं रहा तो किसी भी दिन आगे निकल सकता है। एस्टारिया ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर भी तुम मुझे चर्चा में रखते हो, उन्होंने टिप्पणी की। अरे, अगली बार जब हम मैच लड़ेंगे तो मैं हरा सितारा देखूंगा। तुमने पहले भी यही कहा था और परिणाम देखो, तुम देखते लेटे हो और मैं यहाँ खड़ा हूँ। एस्टारिया मुल्ला, ओह मुझ पर विश्वास करो, अगली बार हम दोनों एक ही नज़र में लेटे होंगे एक साथ। नक्स ने चेहरे पर चंचल मुस्कान के साथ उत्तर दिया। वाय वाय आप। एस्टारिया हकलाने लगी और उसके गाल थोड़े लाल हो गए। यह कमीने, उसने मन ही मन शाप दिया। इस कमीने ने अपने उस बेवकूफ़ी भरे मजाक से जो गंभीर माहौल बनाया था उसे बर्बाद कर दिया। एस्टारिया मदद नहीं कर सका, लेकिन उसे और अधिक कोसने लगा। ठक ठक ठक। अचानक समूह को एक दस्तक सुनाई दी। कौन है भाई? नक्स ने प्रश्न किया। लॉर्ड नक्स, मेरे पास रानी इवन के लिए एक पत्र है। नोविन, हर कोई जानता था कि रानी इवन कहाँ मिलेगी। प्रवेश करना, इवन ने आदेश दिया और उसने तुरंत अपनी अभिव्यक्ति ठीक की। नौकर अंदर चला गया। उसने जल्दी से इवन को पत्र दिया और स्थिर खड़ा रहा। आपका यहाँ कोई काम नहीं है, इवन ने आदेश दिया। नौकर ने प्रणाम किया और चला गया। इवन ने पत्र खोला और एक पल पढ़ने के बाद वह दूसरों की ओर मुड़ी। ये वुड्स राजवंश से है, वे सम्राटों की बैठक के लिए बुला रहे हैं। अध्याय 593। हमें सम्राटों की बैठक में जाना है। फेस पर ज्यूरियंस वाला एक आदमी एक जैसी गुफा वाली जगह के अंदर क्रॉस लेग में स्थित था। वह 50 के आसपास का लग रहा था, हालांकि उसके बाद भी उसका शरीर मांसल था और इस आदमी से निकाली गई ऊर्जा का आकर्षण था। उसके काले सफ़ेद बाल, भूरी तीन चपटी भौहें और कुल वृद्ध सुगठित चेहरा था। हालांकि वह बूढ़ी दिखती थी, फिर भी वह काफ़ी सुंदर दिखती थी। सरसराहट सरसराहट सरसराहट। उस आदमी ने अपनी 3 आंखें सिकोड़ लीं। वह गुफाओं के बाहर के दृश्य और उसकी गहरी हो गई। अभी 2 बार इस समय किसी भी जानवर को इस क्षेत्र के करीब नहीं आना चाहिए। मनुष्य, यह कोई और खोजी दल क्या है? आदमी का चेहरा गंभीर हो गया। यह एक समस्या थी। उन्होंने कुछ दिन पहले ही वुड्स द्वारा गठित एक पार्टी को समाप्त कर दिया था। यहाँ किसी अन्य पार्टी का नाम निश्चित रूप से कोई संकेत नहीं था। क्या उन्हें पता चला कि खोजी दल को मारने वाला जानवर नहीं बल्कि मैं था? क्या मैंने पार्टी को पूरी तरह से खत्म नहीं किया? उस आदमी ने अंदर ही अंदर सोचा। हालांकि जल्द ही उसने अपनी ही तर्क को दोषी मानते हुए अपना सिर हिला दिया। ये संभव नहीं है, मैंने किसी का पता नहीं लगाया। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि वे किसी ऐसे व्यक्ति को यहाँ शेयर कर सके जो मेरी पकड़ से बच सके। लेकिन फिर एक और खोजी दल यहाँ क्यों है? वह आदमी फिर से इंजीनियर लगा। सरसराहट सरसराहट सरसराहट। हालांकि जल्द ही उसने फिर से आवाज़ सुनी। जो कुछ भी, बस मुझे उन सभी को फिर से मारने की जरूरत है। आदमी की आंखों में एक अलौकिक चमकती चमक उभरी। वह तेजी से अपनी गुफा से बाहर चला गया और उस दिशा की ओर दौड़ गया जहां से उसने आवाज़ सुनी थी। जैसा कि उसे उम्मीद थी, लगभग 100 लोगों का एक खोज दल। उस व्यक्ति को केवल एक ही व्यक्ति अपनी गुफा की ओर मिला। उस आदमी ने अपने रंग के कपड़े पहने थे जो उसे रास्ते में आने वाले कई छूट से बचने में मदद करेंगे। उस आदमी के कपड़े पर एक विशेष चिन्ह लगा था, एक ऐसा चिन्ह जिसे देखकर व्यक्ति को बहुत अच्छा लगा था। बूढ़ा आदमी सामने आ गया। वह आदमी पहले तो चमत्कारी हुआ, हालांकि जल्द ही उसे खुद की याद आई और वह मस्तिष्क के बल बैठ गया। लॉर्ड हर्म्स, उस आदमी ने नमस्कार किया। बूस्टमैन या हर्म्स लिजेंडर ने सिर हिलाया और फिर सवाल किया, तुम यहाँ क्यों हो? हमें 2 दिन पहले वुड्स राजवंश से एक पत्र मिला। राजा चाहते हैं कि आप पत्र देखें। उस आदमी ने नो टाइम ब्रेक नहीं दिया और तत्काल पत्र हर्म्स को भेज दिया। हर्म्स ने पत्र की शुरुआत की और पढ़ने के बाद उनके चेहरे पर एक गंभीर भाव सामने आया।
सम्राटों की बैठक। अभी उसके चेहरे पर झंझलाहट उभर आई। हालांकि जल्द ही उसका चेहरा फिर से भावशून्य हो गया और वह नौकर की ओर मुड़ा। आप अब जा सकते हैं। नौकर ने सिर हिलाया और चला गया। नौकर की नज़रों से ओझल होने के बाद हर्म्स भी गायब हो गया। वह रॉयल पैलेस की ओर तेजी से बढ़ रहा था। कुछ घंटों के बाद सॉलिड अर्थ किंगडम के रॉयल पैलेस के अंदर हर्म्स एक विशेष कमरे में चले गए जहां एक काले बालों वाला आदमी खेती कर रहा था। उसकी उपस्थिति को महसूस करते हुए आदमी ने अपनी आंखें खोलीं। हर्म्स की तरह इस आदमी के बाल भी काले रंग के थे, हालांकि उसकी आंखों का रंग हर्म्स से अलग था। उसकी आंखें हरे रंग की, पतली नाक और आकर्षक चेहरा था। पिताजी, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। वह आदमी चेहरे पर मुस्कान लाते हुए बोला। वह हर्म का बेटा रून लिजेंडर था। हर्म्स ने सिर हिलाया और फिर सवाल किया, इस सम्राट सम्मेलन में क्या हुआ? क्या हुआ? हालांकि रून ने अपना सिर हिलाया, मुझे नहीं पता, ऐसा लगता है कि वुड्स को हम पर संदेह है। हर्म्स ने भौहें चढ़ा दी। बोलते समय रून की मुस्कान और चौड़ी हो गई। पहला चरण विफल हो गया है पिताजी, मेरा मानना है कि अब सीधे चरण 2 शुरू करने का समय आ गया है। हमें और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। जब उन्होंने ये शब्द कहे तो वह काफी प्रसन्न दिखे। मौन। हर्म्स ने आवाज उठाए, अधीर मत बनो, अभी सब कुछ बर्बाद नहीं हुआ है। हर बीज को अंकुरित होने के लिए समय चाहिए, उसे कुछ समय दो। अभी के लिए इस पत्र को अनदेखा करें, जब तक संभव हो हम इसमें देरी करेंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से इमलेट से मिलूंगा और हमारे अगले कदम पर चर्चा करूंगा। हर्म्स बोला, हम ऐसा नहीं कर सकते पापा। हालांकि रून ने अपना सिर हिला दिया। आपका क्या मतलब है? स्कार्डी किंगडम और स्काईफॉल किंगडम दोनों बैठक के लिए सहमत हो गए हैं। नियमों के अनुसार यदि 4 में से 3 राष्ट्र सम्राटों की बैठक के लिए सहमत हैं, तो चौथे राष्ट्र को भी इस पर सहमत होना होगा और अपना जवाब देना होगा 2 दिनों के भीतर। मुझे भी बैठक के लिए सहमत होने के लिए मजबूर किया गया। ये सब कहते हुए रून के हाथ में एक पत्र आया और उसने उसे हर्म्स को दे दिया। मीट की तारीख पहले ही तय हो चुकी है, ठीक 1 हफ्ते बाद है। हर्म्स ने पत्र लिया और उसका चेहरा गंभीर हो गया। हर बीज अंकुरित नहीं होता पिताजी, आगे की योजना बनाना व्यर्थ है। वह हिमलेट्स कमीने सहमत क्यों हुआ? हर्म्स ने प्रश्न किया। मुझे नहीं पता, हो सकता है कि उसने हमें धोखा देने का फैसला किया हो। हालांकि मुझे उसके जैसे काय से कुछ भी कम की उम्मीद नहीं थी। चूंकि उसने देखा कि पहला चरण विफल हो गया है, उसने सोचा कि यह एक कठिन लड़ाई होगी, इसलिए अज्ञानता का नाटक करने और बने रहने का फैसला किया। इसमें से रून ने बस कंधे उचकाए। वह ऐसा नहीं कर सकता। हालांकि हर्म्स ने अपना सिर हिला दिया। चलो पिताजी, क्या आप सचमुच उस जैसे डरपोक पर भरोसा कर रहे हैं? रून सवाल किए बिना नहीं रह सका। मुझे उस पर भरोसा है क्योंकि वह काया है। चाहे कुछ भी हो जाए, वह हमें धोखा देने की हिम्मत नहीं करेगा। वह जानता है कि अगर उसने ऐसा किया तो क्या होगा। यहाँ कुछ गड़बड़ है, हर्म्स ने उत्तर दिया। पिता, अचानक रून ने फोन किया। हर्म्स ने अपने बेटे की ओर देखा और रून ने जारी रखा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह बेवकूफ़ जो भी सोच रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए चलें और सुने कि उस अल्केमिस्ट बेवकूफ़ को क्या कहना है। अगर यह कुछ प्रबंधनीय है तो हम चरण 1 को जारी रखेंगे। अगर वह इसे असंभव बना देता है ऐसा करो, फिर हम चरण 2 में स्थानांतरित हो जाएंगे। यह इतना आसान है। हमें किसी भी चीज़ को ज़्यादा जटिल नहीं बनाना है। याद रखें, हम यहाँ सबसे मजबूत हैं। हर्म्स ने अपनी उंगली सिकोड़ ली और कुछ देर के विचार के बाद उसने आदेश दिया, ठीक है। रून मुस्कुराया। अन्य हर्म्स ने अचानक रून की ओर से संकेत और आदेश दिया, आप मेरे साथ नहीं जा रहे हैं। क्यों? ये तो सुरक्षा पहले से ही पता है। तुम मेरे तुरुप का इक्का हो। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं इतनी जल्दी खुद प्रकट हो जाऊं कि जल्द ही दूं। अध्याय 594। रुको। एलियंडर। एक कमरे के अंदर एल्केमिस और एलिंगर अपने चेहरे पर गंभीर भाव लिए बैठे थे। उनके आसपास कुछ नौकर भी थे, हालांकि उन सभी नौकरों ने अपना सिर झुका लिया था और एक भी शब्द कहने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। ये समय को लेकर है, एलिंजर बोला। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। अल्सीमस ने कुछ नहीं कहा और सिर्फ सिर हिलाया। उन दोनों को ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा। कमरे के दरवाजे खुले और एक खूबसूरत महिला अंदर आई। महिला के गहरे भूरे बाल, तलवार जैसी बाहें, पतली नाक और सुंदर चेहरा था। हालांकि भले ही वह एक दुर्लभ सुंदरता थी, कमरे के अंदर किसी ने भी उचित समय से अधिक उसके चेहरे को देखने की हिम्मत नहीं की। अरे, कमजोर इरादे वाले लोग एक सेकंड के लिए भी उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। ये तो बस इतना डरावना था कि उसने अनजाने में जो आभा छोड़ी वह कितनी डरावनी थी। तुम्हारा चेहरा अभी भी हमेशा की तरह डरावना है, एस्टारिया, अल्सीमस ने टिप्पणी की। एस्टारिया ने अल्सीमस की ओर देखा और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। बेशक, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप बदसूरत हैं या ऐसा कुछ, मैं अंधा नहीं हूं। आप निश्चित रूप से उन सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक हैं जिन्हें मैं जानता हूं। हालांकि मैं कहूंगा, आपकी सख्त अभिव्यक्ति आपको काफी डरावनी लगती है। अल्केमिस हंसा। क्या ऐसा है? एस्टारिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई।
उस मुस्कान को देखकर अल्सीमस अचंभित रह गया। क्या ये सामान्य एस्टारिया था? उसके मन में आश्चर्य हुआ। यदि ऐसा पहले होता तो एस्टारिया ने उसे अनदेखा कर दिया होता और अपनी कुर्सी की ओर चल दिया होता। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अब सहयोगी हैं? अल्सीमस मन ही मन आश्चर्यचकित हुआ। बैठक से पहले उन्हें एस्टारिया से एक पत्र मिला था। स्काडीज और सॉलिड अर्थ किंगडम सहयोगी हैं। अगर चीजें अनुपात से बाहर हो जाती हैं तो जैसा कि मैंने वादा किया था, मैं एमलेट से निपटूंगा। हालांकि आपको हर्म्स से खुद ही निपटना होगा। हे, दुनिया के सबसे मजबूत इंसान के साथ सहयोगी होना निश्चित रूप से अलग महसूस कराता है। अल्केमिस ने मन ही मन सोचा। जब वह ये सब सोच रहा था, एस्टारिया अपनी सीट की ओर चली गई और बैठ गई। आखिरकार अल्सीमस की नज़र उस नकाबपोश आदमी पर पड़ी जो एस्टारिया का पीछा कर रहा था और उसने टिप्पणी की, मुझे आज रानी इवन को देखने की उम्मीद थी। वह कुछ चीज़ों में थोड़ी व्यस्त हैं। एस्टारिया ने उत्तर दिया। मुझे समझ आ गया। अल्केमिस ने सिर हिलाया, हालांकि अंदर ही अंदर वह भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका। व्यस्त? उस मुलाकात से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या हो सकता है जहां दुनिया के सबसे मजबूत प्राणी एक दूसरे से मिलते हैं? निस्संदेह उसने इन विचारों को व्यक्त नहीं किया और अपना ध्यान वापस उस व्यक्ति की ओर लाया जो एस्टारिया का पीछा कर रहा था। उस आदमी के काले रंग के बाल और बहुत ही दुर्लभ सुनहरी आंखें थीं जो देखने में ऐसी लगती थी मानो उनके अंदर किसी प्रकार का सम्मोहक जादू हो। हालांकि उस आदमी का चेहरा पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहा था और नाक से गर्दन तक का आधा हिस्सा नकाब से ढका हुआ था। अल्सीमस सिर्फ अपनी आंखों और भौहों से बता सकता था कि यह आदमी सुंदर और युवा था। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि यह व्यक्ति किंग स्टेज कल्टीवेटर था। एक युवा किंग स्टेज कल्टीवेटर। अल्सीमस अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सका और प्रश्न किया, यह आदमी कौन हो सकता है? वह मेरा छात्र है, नक्स लीडर, एस्टारिया ने फेस पर लाइट सी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। आपका स्टाफ? अल्सीमस की अभिव्यक्ति बदल गई। दुनिया के सबसे प्यारे इंसानों के छात्र? रुको, एलिंगर, जो अब तक चुप थे, प्रतिक्रिया से खुद को रोक नहीं सके। अल्केमास इस व्यवहारकर्ता पर बरनहे ने आबाद किया। हालांकि जैसे ही स्काईफॉल किंगडम द्वारा सुदृढ़ीकरण के रूप में 9 किंग स्टेज कल्टीवेटर्स में 2 का अंतिम नाम खोजकर्ता भी भेजा गया था। क्या वे और आपके छात्र शायद एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? अल्सीमस ने प्रश्न पूछे। ओह, जब एस्टारिया अपने इस छात्र की ओर मुची तो उसके चेहरे पर एक भरी हुई मुसम्मी दिखाई दी। ऐसा लगता है कि विदेशी नाम काफ़ी लोकप्रिय है। लड़के, मैं क्या कर सकता हूँ? वे बस इतने ही अच्छे हैं। लोग उनकी मदद नहीं कर सकते, लेकिन वे जो उन्हें प्रभावित करते हैं वे याद रखते हैं। नक्स ने भी कंधे उचकाए। फिर वह अल्सीमस की ओर मुचा और उत्तर दिया, हाँ, वे मेरी पत्नियां हैं। उनसे सभी 9। क्या? एल्किम्स और एलिंगर खुद को नियंत्रित नहीं कर सके और आश्चर्यचकित चेहरे के साथ हो गए। नक्स बस मुस्कुराया। 9 पत्नियां? लिंगर हकलाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। नक्स ने बरनहे सिकोड़ करने कहा, क्या हुआ? मैंने सुना है कि डायनेस्ट एलिंगर की भी लगभग 20 पत्नियां हैं, है ना? आप इतने अद्भुत क्यों हो रहे हैं? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। एलिंजर को समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे उत्तर दे। 20 पत्नियां मेरी गांड, 1000 पत्नियां भी आपकी 9 मूर्तियों से तुलना सको। आपकी सभी पत्नियां किंग स्टेज कल्टीवेस्टर हैं। अंतिम, उन्हें ढूंढो ही कैसे लिया? वह मन ही मन चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका। अगर उनके आसपास के लोग न होते तो वह इस आदमी की ओर से फिल्मों और रास्ता के दोस्तों के लिए अपना सिर जमीन पर रख देते। ऐसी सारी खूबसूरत महिलाओं को शिलालेख लगाने का तरीका। उन महिलाओं को पहली बार भी देखा था और फिर भी उन्होंने कहा था कि वे सभी उत्कृष्ट सुंदरियां थीं। विशेष रूप से अमाया के नाम की महिला के रूप में उन्होंने कभी भी उनकी जैसी सुंदर महिला को नहीं पहचाना था। और असली ही असली चीज नहीं थी। एलिंगर ने ये बात कही थी सैनिकों से शांति की। उन 9 महिलाओं ने अकेले ही सबसे ठोस अर्थ वाले सैनिकों को बाहर निकाला। सभी सैनिकों ने केवल सफाई में मदद की। कोई भी सामान्य किंग स्टेज कल्टीवेस्टर ऐसा कुछ नहीं कर सकता। वे सभी स्त्रियां राक्षस थान। और वह शख्स जिसने उन राक्षसी महिलाओं को अपनी पत्नी बनाने के लिए मना लिया। एलिंगर यह विचारक से खुद को रोक नहीं सकता कि यह व्यक्ति किस प्रकार का हो सकता है। एलिंजर की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि एल्केमिस भी अपने चेहरे पर अद्भुत भाव के साथ नक्स को देख रही थी। हो, यहाँ का माहौल काफ़ी जीवंत लगता है। अचानक कमरे में मौजूद सभी लोगों को एक आवाज़ दी गई। वे सभी पीछे मुड़े और एक भूत व्यक्ति को अंदर देखा। वह हर्म्स लिजेंडर था। उसके पीछे एक सामान्य किंग स्टेज नौकर था और वह अपनी कुर्सी की ओर से तेजी से चला गया। टिस्क, मैं मुख्य किरदार की तरह का अभिनय करने के लिए कुछ मिनट बाद ही ड्राफ्ट करने आया था, लेकिन मुझे लगता है कि एमलेट्स की भूमिका वह निभाएगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वह इतनी देर से आया है। हर्म्स ने अपना सिर हिलाया और भारी है। फिर वह अल्सीमस की ओर मुड़ा और मुस्कुराया। तो अल्सीमस, मैंने सुना है कि मेरे एम्पायर ने फिर राजवंश को बहुत परेशान किया है। हालांकि चिंता मत करो, मैंने सबसे पहले ही उस मूर्ख बच्चे को सचेत किया है। हाँ, वह बस खेल रही थी क्योंकि वह छोटी हो गई थी।
उसने यह नहीं सोचा था कि वह आपसे इतनी परेशानियां मोल लेकर आपसे माफ़ी मांगता है। अध्याय 595 विनम्र अभिवादन। तो अल्सीमस, मैंने सुना है कि मेरे साम्राज्य ने तुम्हारे राजवंश को बहुत परेशान किया है। हालांकि चिंता मत करो, मैंने पहले ही उस मूर्ख बच्चे को सचेत कर दिया है। हाँ टिल्डर, वह बस खेल रहा था क्योंकि वह थोड़ा ऊब गया था। उसने नहीं सोचा था कि वह सिर्फ खिलवाड़ करके आपको इतनी परेशानी देगा। मैं उसकी ओर से माफ़ी मांगता हूँ। हर्म्स ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। अल्सीमस ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। हालांकि हर्म्स माफ़ी मांग रहा था, फिर भी एक बच्चा भी बता सकता था कि वह व्यंग्यात्मक था। माफ़ी मांगने के बजाय वह ये कहते हुए अल्केमिस का मजाक उड़ा रहा था कि उसके बच्चे सॉलिड अर्थ किंगडम के राजा ने सिर्फ खेल खेल में वुड्स राजवंश के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। वह परोक्ष रूप से वुड्स राजवंश को कमज़ोर बता रहे थे। मम्मा, मैं माफ़ी भी मांगता हूँ, हमें आपकी इस छोटी सी शरारत को इतनी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए था। आपने 4 किंग स्टेज कल्टीवेटर्स खो दिए, ये वाकई दुखद है। अल्सीमस ने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। ये सच है, आप लोगों ने इस छोटी सी शरारत को इतनी गंभीरता से लिया कि आपने स्काईफॉल किंगडम से भी मदद की गुहार लगाए। ये वास्तव में कुछ ऐसा था जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है कि स्थिति आपके लिए थोड़ी निराशाजनक हो गई थी। हर्म्स ने उत्तर दिया। दोनों बूढ़े एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे, हालांकि उन्होंने जो शब्द बोले वे कांटों से भरे थे। नक्स अपनी नाक सिकोड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सका। ये नज़ारा देखने में काफ़ी घिनौना था। फिर उसने एस्टारिया पर नज़र डाली। महिला इस छोटे से युद्ध का आनंद ले रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसे केवल पॉपकॉर्न और सोडा की कमी थी। अगर उसके पास वह होता तो वह बस अपनी सीट पर वापस बैठ जाती। ये देखकर नक्स ने आह भरी और अपना हाथ हिलाया। सिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप स्काईफॉल किंगडम द्वारा हमारी मदद करने के प्रति उदासीन हैं। अल्केमिस ने भौहें चढ़ा दी। मेरा मतलब है, हम सभी जानते हैं कि सॉलिड अर्थ किंगडम और स्कार्डी काफ़ी करीब हैं। उन्होंने आपकी मदद नहीं की। क्या आप दोनों के बीच किसी तरह की समस्या है? अल्सीमस ने प्रश्न किया। बिल्कुल नहीं, वे जानते थे कि हमें ऐसी छोटी सी चीज़ के लिए मदद की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। हर्म्स बस मुस्कुराया। ओह, ऐसा तो नहीं लग रहा था। मैंने जो सुना, आपके द्वारा भेजे गए सैनिक बहुत हताश होकर भाग गए। अल्सीमस मुस्कुराया, और जब उसने हर्म्स के चेहरे पर उभरी भ्रांति को देखा तो उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई। वह निश्चित रूप से ये लड़ाई जीत रहा था। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ? हमारे लोगों को उम्मीद नहीं थी कि आपके सैनिक इतने मजबूत होंगे। बेशक कुछ दिन बीतने के बाद ही हमें एहसास हुआ कि हम वास्तव में सही थे। यह आपके सैनिक नहीं थे जो मजबूत थे, वे हमेशा की तरह कमज़ोर थे। आपका राज्य बस मदद की भीख मांग रहा था। हर्म्स ने उत्तर दिया और अल्सीमस ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसकी अभिव्यक्ति अब भद्दी हो गई थी, हालांकि उसने तुरंत अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर लिया। यह नहीं था, हालांकि इससे पहले कि अल्सीमस अपना वाक्य पूरा कर पाता, कमरे के दरवाजे फिर से खुल गए और रियोना और एडवुल्फ अंदर चले गए। उन्हें कमरे में प्रवेश करते देख अल्केमिस और हर्म्स दोनों ने भौहें चढ़ा दी और रियोना की ओर मुड़ गए। एमलेट्स यहाँ क्यों नहीं है? उन दोनों ने एडवुल्फ को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया, लेकिन यह उनकी गलती भी नहीं थी। जिस तरह से रियोना ने खुद को एडवुल्फ से कहीं आगे बढ़ाया, कोई भी समझदार व्यक्ति सोचेगा कि वह वहाँ के वास्तविक पाठक हैं। बेशक दोनों सम्राटों को पता था कि वास्तव में ऐसा नहीं था और असली राजा एडवुल्फ था, लेकिन सत्यता से कहा गया था, वे इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातों की कम परवाह नहीं कर सकते थे। एडवुल्फ को यह पता था, इसलिए उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसा नहीं है कि वह वैसे ही प्रतिक्रिया दे सकते थे। लॉर्ड एमलेट्स बीमार हैं, वह नहीं आ सकते। रियोना के कमरे में चला गया, एमलेट्स की सीट पर बैठा और शांति से उत्तर दिया गया। तुम्हें सम्राट की सभा में शामिल न होने के परिणामों के बारे में पता है, सही है? स्कार्डी एम्पायर को इसकी कीमत चुकानी पड़ी, रियोना ने उत्तर दिया। उसी समय उसकी नज़र हर्म्स पर पड़ी। बोस्टन मैन ने बरनहे सिकोड़ लीं। रियोना ने अचानक अपनी धारियां बंद कर लीं, फिर उसने दृष्टिबातों पर अल्सीमस लगाया। हर्म्स समझ गया, एक सम्राट की बैठक में हिस्सा नहीं ले रहा था। सम्राटों की बैठक में शामिल होने से इनकार करने के लिए एक राष्ट्र को जो कीमत चुकानी पड़ी वह बहुत भारी थी। यहाँ तक कि 4 सबसे बड़े राष्ट्र भी अपने सूचकांक में अच्छी गिरावट इसे बिना देखे नहीं देखा जा सकता। सच तो यह है कि राजकोष उनकी सबसे कम समस्या थी। सम्राटों से जुड़े मामले आमतौर पर कई परतों के पीछे की ओर होते हैं। यदि कोई सम्राट सम्राटों की बैठक में शामिल नहीं होता है, तो अन्य राष्ट्रों के स्वायत्त रूप से मानव निर्मित सम्राटों का निधन हो जाता है और अब उस राष्ट्र का कोई रक्षक नहीं है। ये किसी भी राष्ट्र के लिए विनाशकारी हो सकता है। इसलिए किसी भी सम्राट का सम्राटों की बैठक में शामिल होना पहले कभी नहीं हुआ। हर्म्स को सबसे पहले पता चला कि एमलेट्स का अजीब व्यवहार कर रहा था। उसने सबसे पहले जवाब पत्र भी नहीं भेजा था। उससे पहले ही कुछ कहा गया था। हालांकि रियोना की पुष्टि के बाद वह अब निश्चिंत हो गया था। एमलेट्स मारा गया और अपराधी यह अल्सीमस की कमी थी।
बेशक यह एक गंभीर अपराध था, हालांकि यह साबित करना एक और काम था। अपने रक्षक के चलने से स्कैडिस ने अपनी कीमत खो दी है। हालांकि यहाँ स्काडी के प्रतिनिधि रियोना बैठे थे, लेकिन ये बैठक अब केवल 3 देशों के बीच थी। इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि स्काईफॉल किंगडम और वुड्स राजवंश सहयोगी हैं। स्कैडी के बिना ठोस अर्थ साम्राज्य अकेला रह गया है। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हर्म्स ये साबित कर सके कि एल्सीमस ने इमलेट्स को मार डाला जब न्यायाधीश अपने पक्ष में नहीं थे। हर्म्स की अभिव्यक्ति में उत्साह बढ़ गया। वह अल्सीमस और एस्टारिया दोनों दर्शनीय स्थलों पर। एस्टारिया अभी भी पहले की तरह बेफिक्र दिख रही थी, दूसरी ओर अल्सीमस के चेहरे पर भी चिंता थी। अरे ये शीतल की वह इस छोटी सी गतिविधि को अब भी जारी कर रही है। होम्स की प्रमुख मंत्री बनी। उनके हाव भाव में बदलाव देखकर रियोना मन ही मन मुस्कुराहट आती है। ये किया जाता है। उसने यह इसलिए किया कि वह यहाँ था। अब उसे बस अपनी सुरक्षा करनी है। नक्स उसे देखकर मुस्कुराया। एस्टारिया ने मांस पर हाथ रखा और बोली, ठीक है जिज्ञासा, हर कोई यहाँ है, आओ अब और समय बर्बाद मत करो और 104 सम्राट सम्मेलन की शुरुआत करो। बाकी लोग भी गंभीर हो गए। एस्टारिया फिर अल्सीमस की ओर मुड़ा और सवाल किया, अल्सीमस वुड्स, आप ही थे जो इस मीट की मेजबानी कर रहे थे। मैं आपको पहल करने दूंगा। एस्टारिया का संकेत स्पष्ट था। आपने जो भी तैयारी की है उससे शुरुआत करें। अल्केमिस की अभिव्यक्ति बदल गई जब उसने सिर हिलाया और फिर हर्म्स पर नजर डाली। अध्याय 596, तुम में हिम्मत है। हर्म्स लिजेंडर ने शांति संधि तोड़ दी है। अल्सीमस ने हर्म्स की ओर देखा और बोला। हर्म्स की अभिव्यक्ति बदल गई। उसने तुरंत एस्टारिया की प्रतिक्रिया देखने के लिए अपना सिर उठाया और कुचया और देखा कि महिला ने संदेह से अपनी उंगली सिकोड़ ली थी। आपका क्या मतलब है? एस्टारिया ने सवाल किया। सॉलिड अर्थ किंगडम और वुड्स राजवंश के बीच हाल ही में हुए युद्ध में हर्म्स ने संधि को तोड़ दिया क्योंकि इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया गया था। हर्म्स ने जवाब ही दिया था, हालांकि इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, एस्टारिया ने जवाब दिया, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मेरे लोगों ने स्वयं युद्ध में भाग लिया था। क्या आपको लगता है कि यदि कोई सम्राट स्वयं कदम उठाता तो कोई बच पाता? ये पूछने पर हैरान हर्म्स का हाव भाव फिर बदल गया। क्या वे दोनों सहयोगी नहीं थे? वह पीछे क्यों जा रही है? फिर उसने अल्सीमस की प्रतिक्रिया देखने के लिए उसकी ओर मुड़ा, हालांकि उसे अधिक प्रतिक्रिया न देते हुए पता चला कि यह सच हो सकता है। वुड्स और स्काईफॉल सहयोगी नहीं हैं। हर्म्स की आंखों में आशा की किरण जाग उठी। मैं ये निश्चित रूप से जानता हूँ। यदि उसने वास्तव में स्वयं भाग लिया था तो युद्ध इतने लंबे समय तक नहीं हुआ और हम सभी इसके बारे में जानते होंगे। हालांकि बाकी पर उसने चतुराई से काम लिया। अल्सीमस, अचानक एस्टारिया ने कॉला, बेवकूफ़ बनाना बंद करो। जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं वे बहुत गंभीर हैं और आप ये भी जानते हैं। यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसके बारे में आप मजाक कर सकते हैं। इधर उधर घूमना बंद करें और जो कहना चाहते हैं। एस्टारिया ने चेहरे पर गंभीर व्यवहार किया। क्या आपको वे 4 जनरल याद हैं जिनमें आपकी सेना द्वारा मार डाला गया था? हाँ, मैंने सुना था। एस्टारिया ने सिर हिलाया। अल्सीमस ने फिर अपना हाथ बढ़ाया और उन 4 जनरलों के सिर जमीन पर नीचे दिखाई दिए। इनमें से 4 सॉलिड अर्थ किंगडम से कोई संबंध नहीं है। मैंने जांच की और पाया कि ये 3 अलग अलग कुलों से हैं, जबकि यह आदमी एक एडवेंचर्स पार्टी का हिस्सा है। हम पहले से ही जानते हैं, उनके जैसे लोग भी कभी थे खुद को शामिल न करें राज्य के मामलों के साथ। हर्म्स ने उन्हें भर्ती करने के लिए अपने प्रभाव का उपयोग किया और उनका उपयोग किया जा रहा था। एल्किम्स ने सामा और इस बार एस्टारिया हर्म्स की ओर से मुलाकात की। वह बार बार अपना बचाव नहीं करने वाली थी। आखिरकार वह हर्म्स के पक्ष में नहीं था। क्या आपको इस बारे में कुछ कहना है? एस्टारिया ने सवाल किया। ये तो बकवास है। हर्म्स का रुख स्पष्ट था। इस तरह की बातें बनाना आसान है। हाँ, वे कुलों और एक पार्टी का हिस्सा थे, तो क्या हुआ? वे मेरे बच्चे के पास आए और उनकी ताकत देखकर उन्होंने उन्हें भर्ती किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने लोगों को भर्ती करने से कभी नहीं रोका नहीं। हर्म्स ने कंधा उचकाया। ये सच है। अपने कथन को सिद्ध करने के लिए और अधिक ठोस साक्ष्य की आवश्यकता है, अल्सीमस। एस्टारिया ने सिर हिलाया। ये फायदा है, मैं एक कबीले के सदस्यों को भी मार सकता हूं और फिर कह सकता हूं कि उन्हें आपके स्काईफॉल किंगडम द्वारा भर्ती किया गया था और आपने संधि तोड़ दी है। मेरे लिए बस कबीले के नेता खतरनाक हैं। ये हमारे लिए खतरनाक है। बहुत आसान है और ये तो आप भी जानते हैं। हर्म्स ने उत्तर दिया। उनका कथन स्पष्ट था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। एस्टारिया ने भी कुछ नहीं कहा। हर्म्स के शब्दों का अर्थ समझ में आया। उसकी प्रतिक्रिया देखकर हर्म्स के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे पता था उसने ये लड़ाई जीत ली है। अब अल्सीमस का इलाज कुछ भी करे बिना के इसे निश्चित रूप से प्रमाणित किया जाएगा। और सबसे अच्छी बात ये थी, जब उन्होंने उन दस्तावेजों को भर्ती किया तो उन्होंने कभी भी किसी कागज पर हस्ताक्षर नहीं किए। अपनी आंच से उन सभी को स्वीकार करना ही काफी था। अल्सीमस को कभी भी प्रमाणित नहीं किया जा सकता।
हर्म्स ने अल्सीमस की अभिव्यक्ति को देखने के लिए उसकी ओर देखा, हालांकि जब उसने उसे मुसाफिर के साथ बैठाया तो उसके चेहरे पर एक झलक दिखाई दी। हे, मुझे पता था कि ये सब तुम चिल्लाओगे, अल्सीमस ने टिप्पणी की। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? होम्स की प्रमुख मंत्री बनी। कुछ नहीं, मैं बस इतना कह रहा हूं कि मैं इसे पहले से ही तैयार कर रहा था। आपका क्या मतलब है? ताली ताली। अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ अल्सीमस ने 2 बार ताली बजाई। फिर एक आदमी कमरे में आया। वह आदमी जिसे हर्म्स बहुत अच्छी तरह से जानता था। मुझे पूरा विश्वास है कि आप उसे पहचान रहे हैं, है ना? अल्सीमस ने प्रश्न पूछे। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हर्म्स ने प्रश्न को अप्रत्यक्ष कर दिया और उस व्यक्ति की ओर मुखातिब हो गया। हालांकि अपनी आह से उसे डराने की कोशिश की जा रही थी, इससे पहले कि उसकी आह उस आदमी से प्रभावित कर सकती थी, एस्टारिया की आह ने हर्म्स से दोस्ती कर ली और उसकी आह टूट गई। ये वह जगह नहीं है जहां आप खेल सकते हैं, हर्म्स। एस्टारिया ने अपने चेहरे पर ठंडे भाव के साथ बात की। हर्म्स अचंभित रह गया। पिछली बार जब उसने उसे देखा तो तुलना में यह महिला अधिक मजबूत थी। उसने अपनी इंसित सिकोड़ ली। अब मैं इस आदमी का परिचय कराता हूँ। हर्म्स ने यह अवसर नहीं गंवाया। वह जनरल अरमांडो हैं, सॉलिड अर्थ किंगडम के जनरल। आए यात्री ने उन्हें क्या कहा है? हम क्या हैं? अल्सीमस ने अरमांडो की ओर से सिर हिलाया। जनरल ने सिर हिलाया में जवाब दिया और फिर वह शुरू हुआ। लॉर्ड अल्सीमस ने जो कहा वह सच था। लॉर्ड हर्म्स वास्तव में, उसने सब कुछ बताते हुए शुरुआत की जो हर्म्स ने किया, जो स्पष्ट रूप से संधि को तोड़ रहा था। धीरे धीरे उसने सुना, क्री थी हर्म्स की अभिव्यक्ति हो गई। वह एस्टारिया की सौर और उसकी अभिव्यक्ति भी हर क्रिप्टोकरेंसी के साथ ऑनलाइन हो रही थी। स्थिति अच्छी नहीं थी, वास्तव में खराब थी। वह भी, इसे रोको। हालांकि आर्मंडोरीज रखना चाहता था। हर्म्स ने आदेश दिया, उसे खतरनाक दी जा रही है। अल्सीमस उसे खतरनाक दे रही होगी, उसने बोला। फिर उसने अरमांडो की ओर देखा और अपनी उंगली सिकोड़ ली। ठीक है अरमांडो, यहाँ भी खतरनाक खतरा हुआ था। मांडो के पैर चमड़े के हो गए। हालांकि जल्द ही उसकी एक नज़र नक्स पर लगी और स्लीव सील के दर्द को याद करते हुए उसने तुरंत खुद को नियंत्रित कर लिया। वह यहाँ गड़बड़ नहीं कर सकता, भले ही उसे मरना पड़े। उस नारकीय पीड़ा से कुछ भी बेहतर था। मृत्यु उस नरक से मुक्ति मात्र थी। मैं 3 सम्राटों के सामने खड़ा हूँ। मैं इतना चतुर हूँ कि मुझे पता है कि यहाँ कोई मुझे धमकी नहीं दे सकता। मैं जो कह रहा हूँ वह पूर्ण सत्य है और लॉर्ड हर्म्स, आप भी इसे जानते हैं। अरमांडो हालांकि डरा हुआ था, फिर भी बिना रुके हर्म्स को जवाब दिया। आपकी हिम्मत। इस बार हर्म्स खुद को रोकने में विफल रहा। वह तेजी से आर्मेंडो की ओर दौड़ा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, एल्केमिस आर्मेंडो के सामने आ गया और उसका बचाव किया। लेडी एस्टारिया, क्या आपको किसी और प्रमाण की आवश्यकता है? अध्याय 597। क्या आपने सचमुच सोचा था कि आप जैसा कमजोर व्यक्ति मुझे हरा सकता है? लेडी एस्टारिया, आपको किसी और प्रमाण पत्र की क्या आवश्यकता है? हर्म्स के हमलों को अपमानित एल्केमिस ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ सवाल किया। उसके लिए इतनी ही तर्कशक्ति काम करना उसकी उम्मीदों से बाहर हो गई थी। चीजें यह अब दिन की तरह स्पष्ट है। उसने सहमति तोड़ दी। इससे पहले कि अल्सीमस अपना वाक्य पूरा कर पाता, हर्म्स चिल्लाया, बेशक मेरी आशा से निकली हुई वस्तुएं बाहर हो गई हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप सब कुछ इतनी अच्छी तरह से योजनाबद्ध करेंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अरमांडो, जिस जनरल पर मैंने विश्वास किया था, वह मुझ पर और मेरे साम्राज्य को इस पर तरह तरह के धोखे और सबके सामने झूठ बोलेगा। हर्म्स फिर एस्टारिया की ओर मुझे और, एस्टारिया, ये कमीना झूठ बोल रहा है। उसने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया है। यह मेरे साम्राज्य से परिवर्तन लेने का उसका तरीका होगा, क्योंकि उसकी सेना फिर कुछ नहीं कर पाएगी। इससे पहले कि हर्म्स पूरा कर पाता, उसे उड़ते हुए भेजा गया था। तारांकन बम, खहुअक, उनके शरीर की दीवार ढह गई, दीवार टूट गई और हर्म्स की खांसी से खून निकल आया। एल्केमिस ने उसे कहीं से भी मुक्का मारा। वह खुद का बचाव करने के लिए मैना का उपयोग करने में असमर्थ थी। ऐसा नहीं है, अल्केम्स ने भी मन को घेरने के बजाय अपने मन का उपयोग किया ताकि हर्म्स ले न हो, इसलिए मुक्का सामान्य से अधिक मजबूत था। हर्म्स को निश्चित रूप से चोट लगी थी। खांसी खांसी, एल्केम्स को फिर से खांसी हुई। उसने आपके शरीर को ढंकने वाले खंड को हटा दिया और चेहरे पर बुरी दृष्टि से एल्केम्स को चला गया। तुमने मुझ पर छिपकली हमला करने की हिम्मत की। हालांकि उत्तर देने के बजाय एल्केम्स गायब हो गया और हर्म्स के पास आया और उसके चेहरे पर लात मारी। हालांकि इस बार हर्म्स तैयार था। उसने बचाव के लिए तुरंत अपने मन का उपयोग किया। हालांकि एल्केम्स का हमला अभी भी अधिक प्रभावशाली था। उसके शरीर के परखच्चे उड़ गए। हालांकि हर्म्स को जल्दी ही याद आ गया और वह खड़ा हो गया। उसे समझ आ गया कि अल्सीमस क्या चाहता है। एल्केम्स फिर से उसके सामने आया और मुक्का मारा। उसने हमलों का खंडन किया और फिर एल्केम्स के चेहरे पर बुनियादी ढांचा बनाया। एल्केमिस ने चकमा दिया और फिर हर्म्स को गोली मारकर दूर फेंक दिया। ही, पिछली बार जब मैं उससे मिला था तब की तुलना में वह अधिक मजबूत है। एस्टारिया, जो चेहरे पर भारी दृश्य से लड़ाई देख रहा था, ने टिप्पणी की।
अल्सीमस, नक्स, जो उसके पास खड़ा था, ने प्रश्न किया। मम्मा, नक्स अपनी भौहें सिकुड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। मुझे कोई खास अंतर नजर नहीं आता। नाम, अल्सीमस कैडी। आयु, 458। मनखेती, सम्राट। शारीरिक खेती, नश्वर। जाति, मानव। विद्या, वुड्स राजवंश के रक्षक। प्रतिभा, जे LVL 70। नाम, हर्म्स लिसेंडर। आयु, 489। मनखेती, सम्राट। शारीरिक खेती, नश्वर। जाति, मानव। व्यवसाय, ठोस पृथ्वी साम्राज्य के रक्षक। प्रतिभा, जे LVL 70। नक्स ने उन दोनों भाषाओं पर आई ऑफ डिस्कर्निंग का प्रयोग किया जो वर्तमान में एक दूसरे से लड़ रहे थे, और जैसा कि एस्टारिया के साथ हुआ था, वह कुछ भी उपयोगी देखने में असफल रहे। वह केवल इतना देख सका कि वे दोनों लेवल 70 के थे, जो काफी अजीब था क्योंकि सबसे मजबूत इंसान एस्टारिया भी लेवल 70 का था। फिर वह सबसे मजबूत इंसान क्यों है? नक्स मन ही मन चमत्कार हुआ, और जैसे कि उसने सुना कि वह क्या सोच रही थी, एस्टारिया ने समझाना शुरू कर दिया। जब कोई सम्राट बनता है तो उसकी क्षमता का आकलन इस बात से होता है कि मन पर उसका नियंत्रण कितना महान होता है। जब भी शारीरिक संतुलन की बात होती है तो हम सभी सम्राट लगभग एक जैसे होते हैं। यह मन पर नियंत्रण रखता है, यही है जो हमें एक दूसरे से अलग बनाता है। पिछली बार जब मैंने उसे देखा था तो टैब की तुलना में अल्केम्स का उसका दिमाग पर नियंत्रण बेहतर हो गया था, इसलिए अब वह की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। क्या इसका मतलब यह है कि हर्म्स हार जाएगा? नक्स ने प्रश्न पूछे। किसी कारण से उन्हें लगा कि खाना इतना आसान नहीं है, और देखने से एस्टारिया का भी यही विचार था। बिल्कुल नहीं, उसने जवाब दिया। नक्स ने और साजन चाहते हैं अपनी उंगली सिकोड़ लें। हम्स को बिना किसी कारण के दूसरा सबसे मजबूत इंसान नहीं कहा जाता है। ध्यान रखें, पहले याद करें, वह व्यक्ति था जिसके पास सबसे मजबूत इंसान का खिताब था। अल्सीमस का उपकरण काफी मजबूत हो सकता है, लेकिन ऐसा केवल इसलिए होता है क्योंकि उसने पहला झटका ही मारा था। बेशक स्थिर स्थिति अल्सीमस के लिए मछली लग सकती है, लेकिन अचानक एस्टारिया बंद हो गया। नक्स ने बर्नहे को निर्णायक और एस्टारिया ने युद्ध के मैदान की ओर इशारा किया। नक्स ने घूमते हुए देखा और तुरंत देखा कि हर्म्स ने अल्किम्स का हाथ पकड़ लिया था। क्या इसी तरह से सोचा गया था कि तुम मुझे हरा कैसे सकते हो? जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा। अल्सीमस ने अपना हाथ आजमाने के लिए बल का प्रयोग किया और वापस कूद गया। हर्म्स के खूनी चेहरे पर एक बुरा मुस्कान दिखाई दी। अपने आप को मूर्ख मत बनाओ अल्सीमस। हम पहले से ही जानते हैं कि हम दोनों में से कौन अधिक मजबूत है। अगर हथियार का पता नहीं चलता तो तुम गुप्त कर हमला नहीं करते। मुंह बंद करो। अल्सीमस ने किसी की परवाह नहीं की और होम्स की ओर से दौड़ की बात कही। उन्हें तीसरा सबसे मजबूत इंसान कहा जाता था, जो एक गौरवशाली उपाधि थे। हालांकि सच में वह 4 सम्राटों में से दूसरे सबसे कमजोर थे। ये शर्मनाक था, और आज अल्सीमस इस शर्म को हर्म्स के कपड़े से धोने की योजना बना रही थी। उसके हाथ में तलवारें आ गईं, वह तुरंत हर्म्स के सामने आ गया। हालांकि जल्द ही हर्म्स के हाथ में एक बड़ी तलवार आ गई और उसने हमला कर दिया। हटिल्डा, आपको कैर का कुछ सामान पसंद आया? अच्छा, हर्म्स मुके, फिर चेहरे पर पागलपन की भावना के साथ बिखरा हुआ उनका मस्कुला आकार हो गया। अब मुझे विश्वास है कि विश्वास पर कदम रखें दो और उसे नष्ट करो दो। फिर उसने अल्सीमस की ओर दौड़ लगाई और हमला कर दिया। अल्सीमस ने अवरुद्ध कर दिया। हालांकि किसी ने भी यह नहीं देखा कि हर्म्स के हमलों से बचाव करने में परेशानी हो रही थी। हर्म्स की आधार शक्ति सभी सम्राटों, यहां तक कि एस्टारिया से भी अधिक थी। जब उसने इस ताकत को अगले स्तर तक बढ़ाने के लिए मन का उपयोग किया तो वह भी मजबूत हो गई। उसके दावे से बचाव करना आसान नहीं था, खासकर तब जब वह पागल आदमी की तरह लगातार हमला करता हो। होम्स की रेन की शैली कठोर थी, जिस पर उसके रेखाचित्रों को देखने के बाद कई लोगों को विश्वास नहीं हुआ। जैसे ही वह सेविका शुरू करती है तो उसका बदला हुआ व्यक्तित्व होता है। बेशक यह उसका पक्ष बहुत कम ही देखा गया था। बजना बजना बजना, हा टिल्डा, आप कब तक आज़ाद रहेंगे? हर्म्स मुके। अल्किमास का चेहरा गंभीर हो गया, हालांकि अचानक उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। हौश तारांकन। एक तीर होम्स के कंधे पर लक्षित था। आदमी इसे सैलून में करने के लिए अंतिम समय में आया था जब वह उसे ही मारने वाला था। हर्म्स की अभिव्यक्ति बदल गई। वह उस दिशा की ओर मुड़ा जिस दिशा से तीर आया था और जल्द ही उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। उसे घेर लिया गया। अध्याय 598 हर्म्स लिसेंडर, युद्ध की घोषणा। हर्म्स ने अपने चेहरे पर चारों ओर दृष्टि डाली। जिन लोगों ने उन्हें घेर लिया था वे वास्तव में मजबूत नहीं थे। केवल 3 किंग स्टेज कल्टीवेटर थे, 18 विशेषज्ञ स्टेज कल्टीवेटर थे, और उन्हें वास्तविक रूप से मजबूत नहीं थे। निस्संदेह वह किनारे पर मित्रों लगभग 20 तीरंदाजों को भी महसूस कर सकता था। यदि यह एक सामान्य स्थिति है तो इन सभी कमियों का समाधान आसानी से किया जा सकता है। हालांकि अभी भी अल्सीमस उसका सामने खड़ा था। उनके और 200 से अधिक सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। ये लड़ाई लगभग असंभव थी।
भले ही वह सम्राट था, लेकिन वह भगवान नहीं था। हालात बिल्कुल भी उसके पक्ष में नहीं थे। अल्सीमस अपनी शक्तियों की कमी को पूरा करने के लिए पुस्तक का उपयोग कर रहा था। हर्म्स की अभिव्यक्ति में उत्साह बढ़ गया। फिर उसने एस्टेरिया की ओर देखा और ये देखकर कि वह अभी भी अपनी सीट पर है, उसे पता चला कि उसकी मदद का कोई मतलब नहीं है। उसकी तर्क वितर्क को भी समझा जा सकता है। उसके और अल्केमिस के एक दूसरे के सहयोगियों के खिलाफ उसके लिए धोखा दिया गया है। उसके व्यवसाय में अपना नाकाबंदी का कोई मतलब नहीं है। रियोना और एडेवुल्फ एक जैसे थे, ठीक है, ऐसा नहीं था कि वे वास्तव में इस स्थिति के बारे में कुछ कर सकते थे। वे पहले ही पीछे हट गए थे जब वह और एल्केम्स लड़े थे। हर्म्स ने अल्सीमस की ओर मुड़कर देखा। क्या तुम वास्तुशिल्प ऐसा करना चाहते हो? हे, क्या? डर गया। अल्केमास मस्का। हरम की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। तुम्हें पता है कि यह आखिर कैसे होगा? मैं आसानी से यहाँ से भाग ले सकता हूँ, फिर यह एक युद्ध होगा। हर्म्स ने खतरनाक दी, फिर अल्सीमस को कोई समय दिए बिना जारी रखा। और आप, एस्टेरिया, ऐसा लग सकता है कि आप बाद में पुरस्कार प्राप्त कर लेंगे। क्या आपको वास्तव में पता चला है कि यह युद्ध आपको प्रभावित नहीं करेगा? क्या तुम कुछ भूल नहीं रहे हो? हर्म्स ने प्रश्न किया। एस्टारिया ने अपनी उंगली सिकोड़ ली। पौराणिक रचना। यदि हम जहाज चढ़ाते हैं तो यह निष्क्रिय नहीं बैठेगा। कौन सा उद्देश्य यह है कि इस राज्य के बीच से भागने के लिए अंतिम शेष सम्राटों को नहीं मारा जाएगा? ये स्पष्ट था। हर्म्स प्रोक्स रूप से एस्टारिया को खतरनाक दे रहा था। वह इसे रोकने के लिए कह रही थी। ऐसा लगता है कि वह भी युद्ध नहीं चाहता था, कम से कम अब तो नहीं। बकवास बंद करो, अचानक अल्सीमस बोला। फिर वह हर्म्स ने एक कागज फेंका। हर्म्स ने कागज उठाया और जल्द ही अभिव्यक्ति की जगह ले ली। ये वह पत्र है जिसे आपने एमलेट्स को भेजा था। जिस खोज दल ने मुझे लेक क्षेत्र में भेजा था, आपने उसे नष्ट कर दिया था। वह पहले ही मर चुका है। बिजनेस अब मुझे पर काम नहीं मिलेगा, हर्म्स। अल्सीमस बोला। इस खबर ने आश्चर्यचकित कर दिया। एस्टारिया की आंखें उड़ गईं। क्या कहा तुमने? उसने प्रश्न किया। ये पहली बार था जब उसके चेहरे पर यह भाव आया। इस लड़के वाली खबर से वह सात्विक स्तंभ रह गया। उसे इस तरह का अभिनय करते हुए देखें, नक्स मन ही मन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। जब अभिनय की बात आती है तो उनसे एस्टारिया से इतनी स्वाभाविकता होने की उम्मीद नहीं थी। वह उससे कुछ ही कदम पीछे था। टीडी मिथिकल सीक्रेहर मर चुका है। रियोना को भी इस पर भरोसा नहीं हो रहा था। हर्म्स का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने रियोना और एडेवुल्फ की उंगलियों पर ध्यान दिया और उनकी आश्चर्यजनक नज़रों से ऐसा लग रहा था जैसे उनके पत्र के बारे में पता ही नहीं था। इस अल्केमास कमी को ये टैब तब मिला होगा जब उसने एमलेट्स को मार डाला था। एकमात्र बात जो हर्म्स को समझ में नहीं आई वह ये थी कि जब उनके सम्राट की हत्या हुई तो स्कैडी साम्राज्य चुप क्यों हो रहा था। वैसे भी अभी इनसे कोई भी उद्धरण नहीं। बिल्ली थैले से बाहर थी। उसने इस बारे में बात की थी कि अल्किम्स ने यह पत्र कैसे बनाया और यह सब। हालांकि आर्मांडो अल्किम्स के बगल में खड़ा था और उसने खुद कैसे प्रतिक्रिया दी। अल्किम्स को पता था कि यह स्थिति अब बच नहीं सकती है। एस्टारिया मूर्ख नहीं था। जैसे कि उनका कोई भी व्यक्ति आसानी से 2 और 2 को एक साथ रख सकता है और सच्चाई से रूबरू हो सकता है। हर्म्स, इसका क्या मतलब है? अचानक एस्टारिया ने अपने चेहरे पर गंभीर भाव रखे। होम्स की प्रमुख मंत्री बनी। जैसा कि उसे उम्मीद थी, एस्टारिया अब पूरी तरह से इसके खिलाफ था। हे, वह सही था। सब कुछ योजना के अनुसार नहीं होता। हर्म्स ने अंदर ही अंदर सोचा। फिर अब उन्होंने इसका विरोध करते हुए अपने विचार को त्यागने का निर्णय लिया। पहला चरण अब पूरा हो चुका था। हर्म्स ने एस्टारिया की ओर देखा, फिर उसने अल्सीमस की ओर मुचा और चेतावनी दी। मैं इस दिन को याद रखूंगा, अल्सीमस। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आपको ये पता चल जाए। आखिर तुम, गद्दार। जमीन पर दर्द टेकने के कारण अरमांडो के पैर खराब हो गए। उसके चेहरे पर कागज की तरह पीलापन लगा हुआ था। हालांकि हर्म्स के निम्नलिखित शब्दों के कारण किसी को भी उसकी समस्या की चिंता नहीं थी। मैं, हर्म्स लिसेंडर, स्काईफॉल किंगडम और वुड्स राजवंश, एस्टारिया और अल्किम्स दोनों युद्ध की घोषणा करता हूं। इन फाइनल 2 ग्रुप में अपने निजी लोगों को छोड़ दिया हूं और अपनी गर्दन को मेरी तलवारों से काटने के लिए तैयार करता हूं। ये सब हो जाने के बाद मैं इस महाद्वीप का एकमात्र शासक बनूंगा। ये शब्द कलाकार हर्म्स का भाग है। अल्सीमस ने अभी भी उसका पीछा करना और हमला करना चाहा था, हालांकि एस्टारिया ने हिला नहीं दिया। क्या हमें अभी मार नहीं देना चाहिए, इससे पहले कि वह और अधिक परेशानी पैदा करे? ये नमूने सरल नहीं हैं। हालांकि नक्स ने अपना सिर हिला दिया। आपका क्या मतलब है? एल्केमिस ने बर्नहे स्टैटिस्टिकल। नक्स ने उत्तर दिया, वह हमें अपने क्षेत्र में ले जाएगा, वहां हमें ही घेर लिया जाएगा। अल्सीमस खत्म हो गया। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नक्स ने अपना शरीर फैलाया, फिर उसका चेहरा गंभीर हो गया और उसकी आंखें चमक उठीं। अगर यह वह युद्ध है जो वह चाहता है, युद्ध उसे मिलेगा। नक्स के आसपास के कपड़े का मोहरा था। उसे इस तरह का अभिनय करते हुए अल्सीमस की नज़र चढ़ते हुए देखें। उनके पास देखने के लिए बहुत कुछ था, हालांकि उन्होंने खुद को रोके रखा। हालांकि अलियड का डिज़ाइन नहीं था।
जब दो सम्राटों के बीच बात कर रहे थे तो वोट शेयर कैसे हुआ बीच में बात करने की। नक्स एलियाड की ओर मुचा। तुम एक सस्ते मूर्ख हो, जैसा कि अमाया और एम्बर ने कहा था। हाँ, एल लेडी अमाया। एलियाड की अभिव्यक्ति बदल गई। एम्बर, वह समझ गया, उस महिला के मन में उसके बारे में कोई अच्छी धारणा नहीं थी, हालांकि उसे पूरा विश्वास था कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे लेडी अमाया निराश हो जाए। एलिएंडर्स देखा, आखिरकार अमाया एक ऐसी महिला थी जिसका उसने बहुत बचाव किया था। ओह, क्या इस आदमी को मेरी प्रेमिका बेटी पर प्यार है? अचानक रियोना ने टिप्पणी की। एलियाड की अभिव्यक्ति बदल गई। आपकी बेटी? क्या पेंट्री पता नहीं था? रियोना मुस्कुराए और एलियाड और एल्केमिस का भाव बदल गया। आखिरी बार उन्हें पता चला कि ये लेडी अमाया कौन थी। इंतजार, अल्सीमस अचानक बोला। वह रियोना पर नजर डालें, फिर वह एस्टारिया पर नजर डालें। और उसके दिमाग में एक बेतुकी संभावना पैक की गई। अध्याय 599 एल का एक प्रश्न है। इंतजार, अचानक अल्सीमस की अभिव्यक्ति बदल गई। अमाया फॉरेंडर, क्या वह आपकी बेटी है? मेरा मतलब है, हु स्काईफॉल किंगडम में अमाया स्कैडी से शादी की? अल्सीमस ने प्रश्न पूछे। रियोना ने सिर हिलाया। वह अल्सीमस ने कहा कि उसके बारे में कुछ कहना चाहा था, हालांकि अंत में उसने सीखा था कि वह सही थी। वह इसका खंडन नहीं कर सका। बेशक अब इनसे कोई भी उद्धरण नहीं। अब सब कुछ ठीक था। बीबी, लेकिन उसकी शादी क्या नहीं हुई थी? हालांकि रियोना के विपरीत अल्सीमस अब और भी अधिक गलत था। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे और जैसे ही वह अपनी राय को व्यक्त करने वाला था, क्या सुरक्षा मेरे घर के मामलों में कुछ और नहीं चाहिए? नक्स ने टोका। अल्सीमस ने नक्स की ओर देखा और अपनी उंगली सिकोड़ ली। नक्स ने भी अपनी आंखों में देखा। अल्केमिस को वह नज़र पसंद नहीं आई। चाहे कुछ भी हो, वह अभी भी एक सम्राट था। वह एस्टारिया का सम्मान कर सकता है, हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि वह श्रेष्ठ था। उनके शिष्य ने उनके सामने इतना असम्मानजनक व्यवहार किया। वह इसका विस्तार नहीं कर सका। हालांकि जैसे ही उसने नक्स को आपत्ति करने के लिए अपनी आह का उपयोग करने वाला था। ऐसा प्रयास मत करो, नक्स ने दी चेतावनी। एल्केमिस ने बर्नहे स्टैटिस्टिकल, क्या उसने सिर्फ यह अनुमान लगाया था कि मैं क्या करने वाला हूं? वह मन ही मन चमत्कारी हुआ। वह इस अनुमान से इनकार करना चाहता था, हालांकि नक्स की टाइमिंग बहुत अनुकूल थी। घाव पर उसने भी कितनी कोशिश की थी। अल्सीमस को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह एक आकस्मिक घटना थी। और जैसे कि उसके संदेह की पुष्टि की गई, एस्टारिया बोला, मैं एक सामान्य व्यक्ति हूं, अल्सीमस को अपने छात्र के रूप में नहीं लूंगा। विना ने कहा, मैंने उसे केवल इसलिए लिया क्योंकि मुझे उसकी पसंद आई और मुझे दिया गया था। आप कह सकते हैं कि वह मेरा वास्तविक छात्र है। अल्सीमस को यह पता चला, नक्स वास्तव में सामान्य नहीं था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उनके राजवंश के जनरल, जिनमें 9 किंग वुमेन स्टेज शामिल हैं, उनके बनने के लिए सहमत हो गए। तथापि आपके शिष्य में मैनर्स की कमी है। वह अब भी इस लड़के को अपना अनादर करने की अनुमति नहीं दे सकी। वह माफ़ करना चाहता था। अगर मैं आपकी निजी जिंदगी के बारे में बहुत सारे सवाल पूछूं तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्या आप ऐसा करेंगे? हालांकि उनकी आशाओं के विपरीत एस्टारिया नक्स के पक्ष में खड़ा था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अल्सीमस खत्म हो गया। वह जानता है कि वह गलत था, लेकिन ठीक है, आओ इस बार समय बर्बाद न करें। हमें एक युद्ध की तैयारी करनी है। नक्स बोला। अंत में अल्सीमस को जाना चाहिए। आखिरकार उसे अभी भी स्काईफॉल किंगडम की मदद की बर्बादी थी। उन्होंने सबसे पहले अपने 2 जनरलों को खो दिया था और फिर ब्लडहिल वाइल्डनेस ने 2 और किंग स्टेज कल्टीवेटर्स को सर्च पार्टी में लॉन्च किया था। वुड्स राजवंश को जो नुकसान हुआ था वह प्रभावित नहीं था। खैर ही वह हर्म्स का सामना कर सके, लेकिन उसकी सेना की ठोस अर्थ सेना के खिलाफ लड़ाई की संभावना कम थी। यह उल्लेख करना आवश्यक नहीं है कि एमलेट्स के चले जाने के बाद और अमाया के नक्स की पत्नी होने के बाद स्कैडी अब स्काईफॉल किंगडम के मजबूत सहयोगी थे। वर्तमान स्काईफॉल किंगडम बहुत मजबूत था और उसके खिलाफ ऐसा कुछ भी नहीं था। इस तरह के मूर्खतापूर्ण कारण से जाना चाहिए। ठीक है, मेरी तैयारी शुरू हो गई है, अल्सीमस बोला। नक्स मुस्कुराया और फिर वह सिर हिलाया। हम आदर्श ही रहेंगे। अल्सीमस ने सिर हिलाया। ठीक है, अब हम छुट्टी पर हैं, उन शब्दों में कहा गया। नक्स घूमना। एस्टारिया ने उसका पीछा किया। रियोना और एडवुल्फ वही थे। जब अल्सीमस ने इन 4 लोगों को देखा तो उसके मन में अलग अलग विचार आए, लेकिन अंत में उसने कुछ नहीं कहा और बस इन लोगों को देखा। सभी सैनिकों को बुलाओ, सेना की तैयारी करो, यह अब अंतिम युद्ध होगा। मैं व्यक्तिगत रूप से जनरल की भूमिका निभाऊंगा, अल्सीमस ने घोषणा की। एलियाड ने सिर हिलाया और तुरंत एक्शन की। दूसरी ओर नक्स, एस्टारिया, रियोना और एडवुल्फ महल से बाहर चले गए और अपने अपने राज्यों की ओर से चलने के स्थान पर वे सभी एक साथ आगे बढ़ते रहे। 3 घंटे बाद वे एक निश्चित स्थान पर गए। उनके सामने 41 किंग स्टेज कल्टीवेटर थे। वे ऐसे नोटिफिकेशन थे जो कुछ बुरा होने पर कार्रवाई करने के लिए तैयार थे। इनमें से 20 किंग स्टेज कल्टीवेटर अकेले स्काईफॉल किंगडम से आए थे।
वे 12 स्कैडी साम्राज्य से थे, बाकी 9 के लिए। खैर, वे सभी आगे बढ़े और अपने मुखौटे हटा दिए। क्या आपको कुछ मिला? अमाया ने सवाल किया। हालांकि रियोना ने अपना सिर हिला दिया। यह एक परीक्षण था। हाँ, ये पूर्ण सम्राटों की बैठक है। ये सब एक विकल्प था। उन्हें पहले ही पता चल गया था कि जीव मर चुका है और हर्म्स कुछ योजना बना रहा है। अल्किमास से पहले ही उनके पक्ष में था। एमलेट्स की मृत्यु हो गई थी और उन्हें किसी भी तरह से बर्बाद नहीं किया गया था। ये सब मोहरे एक दिखावा था। एक प्रहसन रिसर्च योजना रियोना ने बनाई थी। हाँ, इस बार अमाया नहीं, रियोना थी। सब कुछ सीखने के बाद रियोना ने कुछ ऐसा नोटिस किया जिसे अमाया ने भी नोटिस नहीं कर पाया। उनके सिद्धांत के अनुसार होम्स की योजना संधि का उपयोग करके होम्स से सीवर प्राप्त करना था। फिर वह और एमलेट्स की टीम एस्टारिया के पीछे चली गई। यह एक अच्छी और उपयोगी योजना थी। हालांकि एक बात ने रियोना को परेशान कर दिया। एस्टारिया के मारे जाने के बाद क्या होगा? एमलेट्स और हर्म्स ने बांट के हिस्से में उसे किसने जीता था? किसी कारण से रियोना को लगा कि यह अत्यधिक असंभावित है। नो वेलबिन, उसे संदेह था कि हर्म्स कुछ छिपा रहा है, कुछ ऐसा जिसका उपयोग उसने एमलेट्स से शुरू करने के लिए किया और फिर अकेले महाद्वीप पर शासन किया। बेशक ये सिर्फ एक सिद्धांत था, हालांकि और अधिक उसने इसके बारे में सोचा उसे और भी अधिक खामियां मिलीं। एमलेट्स मूर्ख नहीं था, यहाँ तक कि अमाया भी अपने मुंह से जवाब पाने में लगी रही और उसे मारने के लिए मजबूर किया गया। उसने यह नहीं सोचा था कि एमलेट्स को इतनी आसानी से मूर्ख बनाया जाएगा। फिर वह इस योजना पर क्यों सहमत हुआ? जरूर कुछ असफल हुई थी, इसलिए उसने इस पूरे प्रहसन की योजना बनाई, हर्म्स को कोने में धकेलने की कोशिश की, जिससे उसे अपना अंतिम कार्ड जारी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि अंत में यह विफलता के रूप में समाप्त हो गई। हर्म्स ने कुछ भी प्रकट नहीं किया। मेरा एक प्रश्न है, अचानक एडवुल्फ बोला। रियोना ने बर्नहे से कोड लीन। इस मोटू को नहीं बोला गया। यहाँ पर मुन्हा बोले कि किससे कैसे हुई। रियोना का दिल टूट गया था। हालांकि ये देखकर कि स्लेव सील का दर्द शुरू नहीं हुआ, रियोना को एहसास हुआ कि वह कुछ बुरा नहीं सोच रही थी और उसे बोल दिया। यह क्या है? हमारे पक्ष में 2 सम्राट थे जबकि लॉर्ड हर्म्स अकेले थे। हमने उसे क्यों नहीं मारा? खैर ही उसके पास किसी प्रकार का तुलुप का पत्ता होता है, एक सम्राट कम होता है। क्या युद्ध ये बहुत आसान नहीं होता? अध्याय 600 पहला वास्तविक युद्ध। हमारे पक्ष में 2 सम्राट थे जबकि लॉर्ड हर्म्स अकेले थे। हमने उसे क्यों नहीं मारा? खैर ही उसके पास किसी प्रकार का तुलुप का पत्ता होता है, एक सम्राट कम होता है। क्या युद्ध ये बहुत आसान नहीं होता? एडवुल्फ ने अपने चेहरे पर गलत व्यवहार के बारे में सवाल किया। कुल मिलाकर 3 बार स्लेव सील के दर्द के बाद उन्होंने प्रतिरोध के सभी विचारों को त्याग दिया था और अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया था। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि वास्तव में रियोना या नक्स की बढ़त की चिंता थी। एकमात्र व्यक्ति की पुष्टि उसे थी, वह स्वयं था। यदि नक्स और रियोना युद्ध जीत गए तो वह भी जीवित रह गए। उसे नहीं पता कि अब उसका जीवन कैसा होगा क्योंकि वह गुलाम है। हालांकि जब तक वह जीवित है वह किसी भी चीज़ के बारे में शिकायत नहीं करना चाहता। एडवुल्फ की मृत्यु से बहुत डरता था, इसलिए उन्होंने इस युद्ध में नक्स की जीत की दिल से चाहत की। उनके इस सवाल से हैरान होकर रियोना का हाव भाव बदल गया। फिर वह बस आ गया है कहा। मुझसे क्या उम्मीद थी? उन्होंने शोक व्यक्त किया। क्या? एडवुल्फ ने अर्नहेन को सूचीबद्ध किया। वह समझ नहीं सका। उनका सवाल सच था। रियोना ऐसा व्यवहार क्यों कर रही थी? उनके चेहरे पर संदेहास्पद भाव देखकर रियोना ने बर्नहे चैड ली और फिर सवाल किया। यदि आपके पास 2 किंग स्टेज कल्टीवेस्टर हैं तो क्या आप दुश्मन किंग स्टेज कल्टीवेस्टर को बंद कर देंगे? एडवुल्फ की अभिव्यक्ति बदल गई। लेडी एस्टारिया मजबूत है, लॉर्ड एल्किमस के साथ मिलकर होम्स को हराना मुश्किल नहीं होगा। हालांकि उसकी लड़ाई एक कहानी अलग होगी। अगर हर्म्स डांस पर ध्यान केंद्रित करती है तो लेडी एस्टारिया भी उसे रोकती नहीं है। रियोना ने सामा और एडवुल्फ ने समझा सिरिया में। बेशक वे उसे थोड़ा घायल कर सकते थे, लेकिन सत्यता से कहूं तो ये प्रयास करने लायक नहीं था। असल में ऐसा नहीं था कि वे हर्म्स को मार नहीं सकते थे। उनके पास से एक रास्ता निकल गया था। उनके पास हर्म्स से हमेशा के लिए मुक्ति पाने का एक निश्चित तरीका था, और वह नक्स था। उनके वर्तमान तुरुप का पत्ता ब्लिंक फॉल्ट, इसका उपयोग करके हर्म्स को मारना आसान नहीं था। एक बार वह और हर्म्स दोनों पर हमला हो गया, फिर वहां कई सारे लोग एक साथ थे। हर्म्स मृत के समान था। हालांकि यह विधि एक लागत के साथ आई, और वह लागत नक्स थी। अब नक्स नो फ्रांशियल किंग स्टेज कल्टीवेटर नहीं था, वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने एस्टारिया के खिलाफ खेला था। वह अब दुनिया की सबसे मशहूर हस्तियों इंसानों के समकक्ष थीं। होम्स के साथ उनका जुड़ाव सतर्क करना। व्यापार अच्छा नहीं था। नक्स 2 दिन बाद उठेगा। हाँ, हालांकि इन 2 दिनों में क्या होगा यह निश्चित नहीं था। इस गंभीर स्थिति में नक्स को नीचे कोई अच्छा विकल्प नहीं रखना चाहिए। अल्किम्स वास्तव में उनका सहयोगी नहीं था। वे अभी भी एक जैसा काम कर सकते हैं, हालांकि एक मानव हृदय को नहीं देखा जा सकता है।
ऐसी संभावना है कि हर्म्स की मृत्यु के बाद वह अपनी सेना के साथ एस्टारिया पर हमला करेगा। आखिरकार कोई भी दुनिया पर राज करने का अवसर असफल नहीं होगा। राक्षस सम्राट ऐसे जहाज जो से शुरू हुए थे। बेशक अगर ऐसा कुछ हुआ तो हर्म्स की तरह एस्टारिया भी बच सकता था, लेकिन नक्स के बारे में क्या? फिर वह एस्टारिया की कमजोरी बन जाएगा, और यह कुछ ऐसा था जिसकी अनुमति नक्स कभी नहीं देगा। इन सभी कारणों से हर्म्स से छुटकारा पाने की योजना रद्द कर दी गई, और उन्हें इस बैठक से व्यावहारिक रूप से कोई जानकारी नहीं मिलने के कारण सम्राटों की यह बैठक काफी हद तक बेकार थी। ठीक है, यह उतना बुरा नहीं है, अचानक अमाया बोल उठी। जाहिर तौर पर उनकी राय अलग थी। मुलाकात इतनी बेकार नहीं थी। ये जानने के बाद भी कि इमलेट्स मर चुका है, हर्म्स युद्ध के लिए सहमत हो गया। यदि वह केवल इमलेट्स पर निर्भर होता तो उसे यह आत्मविश्वास नहीं होता। हालांकि हम अभी भी नहीं जानते कि उसका तुरुप का इक्का क्या है। हम निश्चित रूप से आश्वस्त हो सकते हैं कि उसके पास कुछ न कुछ है। क्या ये सचमुच मायने रखता है? अचानक नक्स बोला। फिर वह एस्टारिया की ओर मुड़ा और उसके चेहरे पर एक विकृत मुस्कान दिखाई दी। क्या मुझे सिर्फ लेडी एस्टारिया को हराने की जरूरत नहीं है? एक बार ऐसा हो गया तो सब कुछ आसान हो जाएगा। रियोना ने भौहें सिकोड़ लीं, वह समझ नहीं पाए। वह जानती थी कि उसका ये दामाद एस्टारिया के खिलाफ है और उसके पास उसे हराने का मौका भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद क्या? उसे हराने के बाद क्या होगा? वह ऐसा क्यों व्यवहार कर रहा था मानो जीत उसकी मुट्ठी में हो? सपने देखते रहो लड़के, मत भूलो, पूरे 1 सप्ताह के बाद भी तुमने मुझे अभी तक नहीं हराया है। एस्टारिया भी हार मानने को तैयार नहीं थी। ऐसा भी नहीं है कि तुम मुझे हरा सकते हो। नक्स ने कंधे उचकाए। मुझे बस अपनी तलवार को दुरुस्त करने की जरूरत है। एक बार ऐसा हो जाए तो तुम्हें हराना मेरी उंगलियां चटकाने जितना आसान हो जाएगा। एस्टारिया ने कंधे उचकाए। जैसे जैसे उसने नक्स के साथ बहस जारी रखी, उसे भी महसूस हुआ कि उसमें सुधार हो रहा है। वह नहीं जानती थी कि यह क्या है, लेकिन वह महसूस कर सकती थी कि उसकी तलवार के साथ कुछ अजीब हो रहा है। इसने किसी तरह उसकी शक्ति को बढ़ाया। हालांकि यह अभी भी अपूर्ण था। उसे अभी भी इसे पूर्ण करने के लिए समय की आवश्यकता थी और उसे यकीन था कि एक बार वह ऐसा कर लेगी। नक्स को हराना आसान होगा। वह फिर सबसे मजबूत होगी। केवल और केवल शीर्ष पर राज कर रहा है। ओह हाँ, खैर मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरे पास एक छिपा हुआ कार्ड भी है। एक बार जब मैं इसे पूरा कर लूंगा तो अकेले सभी सम्राटों को हराना मेरे लिए भी मुश्किल नहीं होगा। नक्स चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला। एस्टारिया ने अपनी भौहें उठाईं। हे, एस्टारिया ने हंसने के अलावा और कुछ नहीं कहा। लेडी एस्टारिया, अचानक जनरल फोरस एस्टारिया की ओर चल पड़े। लेडी एस्टारिया, क्या मुझे सेना तैयार करनी चाहिए? एस्टारिया का चेहरा गंभीर हो गया। हाँ, उसने आदेश दिया, सभी सैनिक तैयार करें। मैं चाहता हूं कि 3 दिन में सारे सैनिक मेरे सामने इकट्ठे हो जाएं। मैं व्यक्तिगत रूप से सभी सैनिकों का नेतृत्व करूंगा। एस्टारिया ने घोषणा की। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। फोरस की अभिव्यक्ति बदल गई। क्या इसका मतलब मतलब है? एस्टारिया की आंखें दृढ़ संकल्प से चमक उठीं और उसने सिर हिलाया। हाँ, अब समय आ गया है कि लोग सम्राटों के बारे में जानें, राज्य के असली नेताओं के बारे में। फोरोस ने गटक लिया। हालांकि जल्द ही उसे खुद की याद आई और चेहरे पर दृढ़ भाव के साथ उसने सलाम किया। जैसी आपकी आज्ञा लेडी एस्टारिया। ये शब्द कहकर वह पलट गया। उसके करीब केवल 3 दिन बाद वह 1 सेकंड भी नहीं टूट सका। उनके जाने के बाद विंस्टन एस्टारिया की ओर चला गया और झटका चला गया। मैं भी छुट्टियां लेना चाहूंगा। शैडो यूनिट के कई सदस्य अलग अलग मिशनों पर थे, उन्हें फिर से इकट्ठा करने की जरूरत थी। एस्टारिया ने सिर हिलाया। बॉस मिले नक्स के मन में एक अजीब सी भावना जाग उठी। यह एक युद्ध था, और यह कोई नकली युद्ध नहीं है जहां राष्ट्र अपनी सारी शक्ति का उपयोग भी नहीं करता। यह इस महाद्वीप के इतिहास में यह पहला वास्तविक युद्ध होगा।